जय हिंद दोस्तों, रखी खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसे कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, जिन पेंशनर्स को 10 से 11 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो क्या उन पेंशनर्स को एएफटी में कोर्ट केस करना चाहिए कम्यूटेशन की रिकवरी को बंद कराने के लिए या फिर पीरियड कम कराने के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक अपडेट आई है कम्यूटेशन को लेकर, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, इक्वल एमएसपी पर अधिकारी का आया कमेंट। जी हाँ दोस्तों, इक्वल एमएसपी को लेके एक अधिकारी ने मुझे कमेंट किया है। अधिकारी का कहना है कि जेसीओस ओआरस की इक्वल एमएसपी नहीं होगी। ओआर जेसीओस को 15,500 एमएसपी नहीं मिलेगी। ओआर जेसीओस की एमएसपी 10,000 तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन ऑफिसर के समान 15,500 नहीं होगी। एक छोटी सी जानकारी मैं आपको इस पर दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, आर्मी रूल्स एआर के मुताबिक जेसीओस रैंक गैजेटेड रैंक है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम आर्मी रूल की बात करें तो जितने भी जेसीओस हैं वो है गैजेटेड ऑफिसर, गैजेटेड रैंक है, लेकिन पे और पेंशन नहीं दी जा रही गैजेटेड रैंक की। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों आखिरी जवाब मैं आपको दूंगा कुछ सवालों का, कुछ पेंशनर के। जी हाँ दोस्तों, कुछ सवाल पूछे थे पेंशनर ने, उसके जवाब मैं दूंगा, तो ये आपके लिए भी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों बस यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है लेटेस्ट अपडेट कम्यूटेशन पर। अभी कोर्ट केस मत करिए पेंशनर्स, क्योंकि अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली एएफटी के फैसले पर स्टे लगा रखा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है पहले एएफटी दिल्ली का एक फैसला आया था कम्यूटेशन की रिकवरी को बंद कराने के लिए, कम्यूटेशन का पीरियड 10 से 11 साल 12 साल करने के लिए। लेकिन दोस्तों जो दिल्ली एएफटी ने फैसला दिया था उसके अगेंस्ट जाकर दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। अभी वो स्टे हटा नहीं है, तो इस वजह से अभी आप कोर्ट केस मत करिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोर्ट केस करने की सोच रहे हैं एएफटी में तो फिलहाल आप अभी मत करिए, थोड़ा आप वेट कर लीजिए। जैसे ही दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा वो स्टे हट जाएगा जो दिल्ली एएफटी पे लगा था, उसके बाद आप कोर्ट केस करेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके पैसा बचाने की बात कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कुछ वकील बैठे हैं जो आपका केस एडमिट तो कर लेंगे लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं आएगा, क्योंकि अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। तो थोड़ा आप वेट करिए, जैसे ही वो स्टे हट जाएगा उसके बाद आप कोर्ट केस कर सकते हैं। एक छोटी सी मैंने आपको एडवाइस दी है, बाकी आपकी मर्जी है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। इक्वल एमएसपी पर अधिकारी का आया कमेंट, जेसीओस ओआरस को 15,500 एमएसपी कभी नहीं मिलेगी। एमएसपी ओआर जेसीओस की एमएनएस के बराबर की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, साइड में मैं आपको एक कमेंट दिखा रहा हूं जिसमें ये अधिकारी बता रहे हैं कि ओआर जेसीओस को 15,500 एमएसपी कभी नहीं मिलेगी। एमएनएस के बराबर एमएसपी करी जा सकती है ओआर जेसीओस की, यानी 10,000 तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन 15,500 नहीं मिलेगी। अब दोस्तों ये किस वजह से कह रहे हैं, किस वजह से इन्होंने ऐसा कहा है कि ओआर जेसीओस की एमएसपी 15,500 नहीं होगी? इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी ओआर जेसीओस के लिए और कह दिया कि 15,500 नहीं मिलेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में इसका केस डाला गया है, कुछ टाइम बाद इसकी सुनवाई भी होगी, लेकिन इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि ओआर जेसीओस को 15,500 नहीं मिलेगी। और दोस्तों अगर हम हार्ड कंडीशन देखें तो दोस्तों वो है ओआर जेसीओस की, उसके आधार पे 15,500 एमएसपी मिलनी चाहिए। एक रिस्क अलाउंस है, सबसे ज्यादा रिस्क उसको सबसे ज्यादा मिलिट्री सर्विस पे। अब दोस्तों जो एमएनएस है वो कोई कॉम्बैट सोल्जर तो नहीं है, आपको पता ही है, नॉन कॉम्बैट सोल्जर है, तो उनको 10,000 दी जा रही है। तो जब उनको 10,000 दी जा सकती है तो फिर ओआर जेसीओस की एमएसपी नहीं बढ़ाई जा सकती, उनको 10,000 से ऊपर नहीं दी जा सकती? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों यही सब चीजें लिखी गई हैं, यही सब चीजें लिखी गई है पैरा बनाकर, ताकि सुप्रीम कोर्ट में सब चीजें बताई जा सके और उसके बेस पर ओआर जेसीओस को 15,500 एमएसपी दी जाए। हालांकि दोस्तों जो भी इन्होंने कहा है ये गलत कहा है। ये कह रहे हैं कि नहीं मिलेगी, वो बात की बात है, मिले ना मिले, लेकिन अपने हक की आवाज उठाना ये हमारा फर्ज है। जी हाँ दोस्तों, अपने हक की आवाज उठाएंगे और जब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मिलिट्री सर्विसेज बढ़ नहीं जाती। जो ये लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं। आप अपने कमेंट जरूर लिखिएगा दोस्तों, आप जरूर लिखिए, अपने विचार जरूर रखिए।
चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। आर्मी रूल एआर के मुताबिक जेसीओज रैंक गैजेटेड रैंक है, लेकिन पेंशन सिविल के पद सेक्शन ऑफिसर से कम दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डिफेंस पेंशनर की और सिविल के पेंशनर की। अगर हम इतिहास उठा के देखें, हिस्ट्री उठा के देखें, थर्ड पे कमीशन की, फोर्थ पे कमीशन की, तो दोस्तों पहले ओआर जेसीओज की पेंशन ज्यादा थी सिविल के पेंशनर के मुकाबले। लेकिन दोस्तों अब गंगा उल्टी बह रही है। अब जो सिविल के पेंशनर्स हैं जैसे कि सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, असिस्टेंट, उनकी पेंशन ज्यादा हो गई है और ओआर जेसीओस की पेंशन कम हो गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे दोस्तों जेसीओस को गैजेटेड ऑफिसर रैंक माना है। जी हाँ दोस्तों, जेसीओस रैंक गैजेटेड ऑफिसर रैंक है, लेकिन इनको गैजेटेड रैंक की पेंशन नहीं दी जा रही। जो पे और पेंशन है वो गैजेटेड ऑफिसर रैंक की नहीं दी जा रही, कम पेंशन दी जा रही है। और इसके मुकाबले अगर हम सिविल के सेक्शन ऑफिसर की बात करें तो वो ज्यादा पेंशन ले रहा है। यह है दोस्तों सबसे बड़ा डिफरेंस, यानी जो सिविल के पेंशनर्स हैं वो ज्यादा पेंशन ले रहा है। आप सिविल का एक पियोन भी देख लीजिए, चपरासी भी देख लीजिए, उसकी भी पेंशन ज्यादा होगी एक सिपाही से। अगर हम 1800 या फिर 2000 ग्रेड पे की बात करें, अगर हम 1800 से लेके चले ग्रेड पे की, तो एक पियोन की, एक असिस्टेंट की ज्यादा पेंशन होगी एक सिपाही से, नायक से। ये दोस्तों सब प्रॉब्लम है पेंशन पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो जेसीओज रैंक है, अगर उनको गैजेटेड ऑफिसर रैंक मिला है तो उसके हिसाब से पेंशन देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और आर्मी रूल के अंतर्गत जेसीओज को गैजेटेड ऑफिसर रैंक माना है, तो उसके आधार पे इनकी पेंशन सेट होनी चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप जरूर नीचे कमेंट करेगा। अब दोस्तों मैं कुछ पेंशनर के सवालों के जवाब ले रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर ने सवाल पूछे थे, अब मैं उसके आंसर आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों एक पेंशनर है जिनका नाम है विक्रम जाफर जी। ये लिखते हैं, जय हिंद सर मैं 65% हैंडीकैप्ड हूं, मम्मी पापा की डेथ हो गई है, मुझे अभी तक पेंशन नहीं मिल रही। जी हाँ दोस्तों, एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, जो भी डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको फैमिली पेंशन ऑथराइज है, उनको फैमिली पेंशन मिलती है अगर माता पिता की डेथ हो गई है। और दोस्तों इनका जो परसेंटेज है हैंडीकैप का वो है 60% से ऊपर। जी हाँ दोस्तों, अगर 40% से ज्यादा है, 45% से ज्यादा है, तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन अलॉट होती है। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपना नाम चेक करिए पीपीओ में है या नहीं है। अगर पेंशन नहीं मिल रही तो सीपी ग्राम में आप जरूर शिकायत करें। जो डिसेबल बच्चे हैं उनको आजीवन भर, उम्र भर, जब तक उनकी डेथ नहीं होती, उनको फैमिली पेंशन ऑथराइज होती है। कंडीशन बस यही है कि अगर वो कहीं 9000 से ज्यादा की इनकम कर लेते हैं, कहीं वो जॉब कर लेते हैं, तो उस केस पर उनको फैमिली पेंशन नहीं मिलती। अगर डिसेबल बच्चों की शादी भी हो जाती है, जैसे कोई लड़का है उसकी शादी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, तब भी फैमिली पेंशन उसे मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, और लड़के के मामले में अगर वो डिसेबल्ड है तो फिर एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। 25 साल से अगर बड़ा भी है लड़का, अगर हैंडीकैप्ड है तो उसे फैमिली पेंशन मिलेगी। शादी कर लेता है तब भी फैमिली पेंशन मिलेगी। बस कंडीशन मैंने आपको समझाई, कहीं उसकी जॉब नहीं होनी चाहिए 9000 से ज्यादा। फिर दोस्तों एक और पेंशनर है जिनका नाम है विजय गुलेरिया जी। ये क्या लिखते हैं, ये अनविलिंग वाला प्रॉब्लम ऑलरेडी रिकॉर्ड में ही है, बाकी इन्फेंट्री में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से ऐसे हमारे साथ वाले इन्फेंट्री से पेंशन आए हैं अनविलिंग के साथ, परंतु उनको एमएससीपी दी जा रही है और हमारे से ज्यादा पेंशन वो ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी ये बात कर रहे हैं रिकॉर्ड ऑफिस की। ये कह रहे हैं कि जो इन्फेंट्री से पेंशन आई है उन्होंने अनविलिंग दिया है, लेकिन उनको एमएससीपी दी जा रही है। और जो पेंशनर आर्टरी रिकॉर्ड से आए हैं और उन्होंने अनविलिंग दिया है उनको एमएससीपी नहीं दी जा रही। दोस्तों अगर आप एमएससीपी का रूल जाने तो अगर कोई पनिशमेंट है, जी हाँ दोस्तों, जैसे कि नॉन क्वालिफाइंग सर्विस हो गई, AWL हो गया, OSL हो गया, या फिर आपकी मैप रीडिंग नहीं है, यानी कोई भी पनिशमेंट है, तो फिर आपको एमएससीपी नहीं दी जाएगी। और दोस्तों अगर आप अनविलिंग करते हैं, यानी जब आपको एमएससीपी मिलनी है, अगर उससे पहले आप प्रमोशन को अनविलिंग कर रहे हैं, तो आपको एमएससीपी नहीं दी जाती। हालांकि दोस्तों ये रिकॉर्ड ऑफिस की बात कर रहे हैं, अगर इनके पास कोई ऐसा लेटर है जिसके बेस पर अनविलिंग कर दिया है और उसके बाद भी एमएससीपी दी जा रही है, तो वो लेटर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फिर दोस्तों एक और पेंशनर है, इनका नाम है अजीत राम। ये क्या लिखते हैं, जय हिंद सर, मेरे रिकॉर्ड ऑफिस वाले बोल रहे हैं कि आपका पार्शियल माइग्रेशन हुआ है स्पर्श में, क्या करना चाहिए, प्लीज हेल्प। दोस्तों अगर इनका माइग्रेशन हो गया स्पर्श पे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, भले इनका पार्शियल माइग्रेशन हुआ हो या फिर फुल माइग्रेशन हुआ हो, लेकिन रिकॉर्ड इनको बता रहा है कि आपका पार्शियल माइग्रेशन हुआ है। पार्शियल माइग्रेशन का मतलब है पार्ट्स में माइग्रेशन होना। जी हाँ दोस्तों, यानी जो भी आपकी डिटेल्स है वो सब स्पर्श में चली जाएगी और आपके फोन पर एक मैसेज भी आ जाएगा कि आपका माइग्रेशन हो गया है बैंक से निकलकर स्पर्श पे। अब इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इनका फुल माइग्रेशन होगा स्पर्श पे।
चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, इनका नाम है वीरेंद्र मंडल जी। ये क्या लिखते हैं, सर जब से रिटायरमेंट होने के बाद अभी तक मेडिकल अलाउंस नहीं मिला, तो उसके लिए क्या करना होगा, प्लीज बताएं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत से पेंशनर्स हैं जो कह रहे हैं कि सर हमें फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा नहीं मिला। हो सकता है कि दोस्तों आपको फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा ना मिला हो और आप ईसीएचएस की फैसिलिटी ले रहे हो। अगर आप ईसीएचएस की फैसिलिटी ले रहे हैं तो आपको एफएमए का पैसा नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये रिटायरमेंट की डेट मुझे बताएंगे कि ये कब रिटायर हुए, उसके हिसाब से मैं इनको पूरा आंसर दे पाऊंगा। इन्होंने रिटायरमेंट डेट नहीं लिखी है, खाली ये पूछ रहे हैं कि इनको मेडिकल अलाउंस नहीं मिल रहा जब से रिटायर हुए। क्या ये मेडिकल की फैसिलिटी ले रहे हैं? अगर मेडिकल फैसिलिटी ले रहे हैं तो फिर इनको एफएमए नहीं मिलेगा। अगर आप एफएमए का पैसा चाहते हैं तो फिर आपको ईसीएचएस की फैसिलिटी को डिनाई करना होगा, फिर आप ईसीएचएस की फैसिलिटी नहीं ले पाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर दोस्तों यहाँ पे सुंदरा राजन जी लिखते हैं, सर जी एसीपी मिलने का क्या एलिजिबिलिटी है, क्या रैंक, कितने साल सर्विस, मैप रीडिंग, हिंदी क्लास, एक बार इस बारे में वीडियो बना दीजिए। दोस्तों एसीपी का बिल्कुल सिंपल रूल है। अगर आप 7 अगस्त 2003 से 31/12/2005 के बीच में आए हैं तब आपको एसीपी मिलेगी। और एसीपी में सिर्फ आपको 2 फाइनेंशियल अपडेशन मिलते हैं। एक तो मिलता है नायक का 10 साल में और फिर हवलदार का 20 साल में। अगर आप सिपाही हैं, अगर आपकी 10 साल से ज्यादा की सर्विस है तो आपको नायक की एसीपी मिल जाएगी। अगर आप सिपाही हैं, नायक हैं, 20 साल से ज्यादा की सर्विस है तो फिर आपको एसीपी हवलदार की पेंशन मिल जाएगी। इसके लिए आप अपने रिकॉर्ड से कार्रवाई करें। अब दोस्तों ये रूल भी पूछ रहे हैं एसीपी के, अगर आपकी कोई पनिशमेंट है तब आपको एसीपी नहीं मिलती। अगर आपकी मैप रीडिंग भी नहीं है तब भी आपको एसीपी नहीं मिलती। अगर आपकी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है, यानी टोटल सर्विस में कुछ पीरियड कम कर दिया है, तब भी आपको एसीपी नहीं मिलती। यानी कोई पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। और अगर आप अनविलिंग देते हैं तब भी आपको एसीपी नहीं मिलती। हाँ, अगर आपने अनविलिंग दिया है एसीपी की डेट के बाद तब आपको एसीपी मिल जाती है। तो दोस्तों ये कुछ रूल है, इसकी जानकारी आप प्रॉपर रखिए। फिर दोस्तों एक और पेंशनर हैं, बल्कि एक बेटे हैं जो लिखते हैं, इनका नाम है राम सिंह। ये क्या लिखते हैं, सर मेरी माता जी आर्मी आर्टरी फैमिली पेंशनर्स हैं, 83 ईयर्स उनकी एज है, एडिशनल पेंशन नहीं मिली, क्या करें। दोस्तों इनकी एज 83 ईयर्स है इनकी माता जी की, इनको 20% एडिशनल पेंशन मिलेगी। अगर नहीं मिल रही तो इसके लिए ये पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी को अप्रोच करें। पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी को लेटर लिखे या फिर सीपी ग्राम में भी शिकायत डाल सकते हैं। सबसे पहले ये चेक करेंगे, अगर ये स्पर्श के थ्रू पेंशन ले रही है इनकी माता जी, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ चेक करें इनकी माता जी की कि स्पर्श पे इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या मेंशन है। अगर वहां पे गलत डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो फिर एडिशनल पेंशन लेने में दिक्कत होगी। अगर डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही है तो फिर इनको एडिशनल पेंशन मिल जाएगी। अगर नहीं मिली तो फिर सीपी ग्राम में शिकायत डालें। फिर दोस्तों एक और पेंशनर है, इनका नाम है धनंजय नागेकर जी। ये क्या लिखते हैं, सर मैं एमएससीपी के लिए रिकॉर्ड ऑफिस के लिए लिखा था, मेरी सर्विस 17 साल 13 दिन है, मैं रिटायर हो चुका हूं। रिकॉर्ड ऑफिस ने मुझे मना कर दिया कि मैंने अनविलिंग किया है, इस वजह से मुझे एसीपी एमएससीपी लागू नहीं है, मैंने अनविलिंग किया है। तो क्या मुझे एसीपी एमएससीपी लागू है? ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। अगर आपने अनविलिंग कर दिया, यानी जब आपको एमएससीपी मिलनी है, अगर उससे पहले आपने प्रमोशन को नकार दिया, अनविलिंग कर दिया, तो आपको फिर एसीपी एमएससीपी नहीं मिलेगी। ये साफ रूल के अंतर्गत है। फिर दोस्तों एक और पेंशनर है, ये क्या लिखते हैं, अगर स्पर्श पर एडिट नहीं हो रहा हो तो पेंशनर कहां पर अप्रोच करें, बताइए सर। जी हाँ दोस्तों, बहुत से पेंशनर से फैमिली पेंशनर है जो स्पर्श पर डेटा करेक्शन करना चाहते हैं, लेकिन उस फील्ड में वो एडिट नहीं कर पा रहे, वो एडिट ही नहीं कर पा रहे, तो करेक्शन कैसे करेंगे। दोस्तों इसके लिए आपको रिकॉर्ड से अप्रोच करना पड़ेगा। रिकॉर्ड को एक लेटर लिखेंगे, उसके बेस पर आप करेक्ट करवा सकते हैं। अगर पेंशनर्स खुद, फैमिली पेंशनर्स खुद एडिट नहीं कर पा रहा है स्पर्श पे डेटा करेक्शन के लिए, तो इसके लिए आप सीधा रिकॉर्ड को अप्रोच करें, यही एक सही रास्ता है। फिर दोस्तों एक और पेंशनर है, इनका नाम है राधा बल्लभ कुकरेती जी। ये क्या लिखते हैं, एलटी के लिए नामांकन कैसे करें स्पर्श पोर्टल में, लॉग इन करने में ये खुलता नहीं है, फैमिली डिटेल में मैंने अपने सभी बच्चों का नाम डाला हुआ है। जी हाँ दोस्तों एलटी के लिए आपको नॉमिनी करना होगा। अगर लाइफ टाइम का एरियर चाहिए आगे भविष्य में, तो उसके लिए नॉमिनी करना बहुत जरूरी है वाइफ को, स्पाउस को, ताकि जो आपका पैसा है, जितना भी पैसा है, वो लाइफ टाइम एरियर के रूप में नॉमिनी को दिया जा सके। तो जब तक आप नॉमिनी नहीं करेंगे, जब तक उसका पैसा रिलीज नहीं किया जाएगा आगे इन फ्यूचर आफ्टर डेथ। तो अगर पेंशनर का बचा हुआ पैसा है, अगर वो नॉमिनी को दिया जाता है आगे,
तो इससे पहले नॉमिनी का नाम होना बहुत जरूरी है स्पर्श पे, तभी लाइफ टाइम एरियर का क्लेम किया जा सकता है। अब ये पूछ रहे हैं कि स्पर्श पोर्टल में दिक्कत आ रही है, स्पर्श में लॉगिन करते हैं तो वो खुलता नहीं है, मतलब ये पेंशनर्स नॉमिनी ऐड नहीं कर पा रहे लाइफ टाइम एरियर के। दोस्तों इसके लिए थोड़ा ये वेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि जिस टाइम ये कर रहे हो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो स्पर्श पे, कुछ टाइम बाद ये ट्राई करें, लगातार ट्राई करें, कुछ टाइम बाद एलटी के लिए ये नॉमिनी कर पाएंगे, जिससे भी ये नॉमिनी करना चाह रहे हैं। स्पर्श पे आप नॉमिनी करेंगे तभी जाकर दोस्तों एलटीए के लिए क्लेम हो सकता है आगे। तो सबसे पहले नॉमिनी करना जरूरी है। बच्चों के नाम ऐड कर दिए स्पर्श पे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एलटीए के लिए अलग से नॉमिनी करना जरूरी है। स्पर्श को बताना जरूरी है कि आपके मरने के बाद लाइफ टाइम एरियर का जो भी पैसा है वो नॉमिनी को दिया जाए। अगर वो नाम नॉमिनी के रूप में स्पर्श पे है तो आगे चलकर वो पैसा दिया जाएगा एलटीए के रूप में लाइफ टाइम एरियर का, वो भी नॉमिनी को। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं देने आया था। आप लगातार मेरे से क्वेश्चन पूछते रहिए, आगे आने वाले वीडियोस में आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। तो कंटिन्यू आप सवाल पूछिए, कमेंट करिए। वीडियो में यह खत्म करता हूं। चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलेगा। बाकी मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, जानकारी आपको कैसी लगती है, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।